हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यहाँ से आते हैं आपके हाई लेवल के एग्ज़ाम दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 ईस्वी में 3 ठो हुए थे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश होने पर कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे दोस्तों। यानी कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पेश होने के बाद दोस्तों। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक है। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? तो स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दल और उसके प्रतिनिधि कौन कौन भाग लिए थे दोस्तों, उसके देख लेते हैं। तो दलित वर्ग इसके तरफ से दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का भाग लिए थे दोस्तों। सिख सिख तो सिख से सरदार संपूर्ण से दोस्तों। मुस्लिम तो आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली। हिंदू महासभा में जयकर तथा एस मुंजे। उदारवादी नेता जो है तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और ईसाई KT पॉल दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, ये भी याद रखिएगा। किसने किया था दोस्तों? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा उद्घाटन किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें से 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों और शेष 73 भारत के प्रतिनिधित्व करते थे। तो याद रखिएगा कुल 89 दोस्तों, जिसमें से 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों और शेष 73 जो है भारत प्रतिनिधित्व करते थे, भारत का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन आता भी है दोस्तों कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं, तो नहीं लिया था दोस्तों। इसी के बीच में होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता बहुत बार डेट के साथ पूछ दिया जाता था, 5 मार्च 1931 दोस्तों। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुए वार्ता के अनुसार शर्तों पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ। इसी समझौते के अंतर्गत कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी सम्मेलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित किया गया, याद रखिएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया इसी समय गांधी इरविन समझौता में ही। इसी समझौता के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से नहीं बचा पाए। तीनों क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दिया गया दोस्तों। तो इसके लिए महात्मा गांधी की कई एक बार आलोचना किया जाता है, लेकिन तीनों लोग जो थे दोस्तों तो सॉन्डर्स की हत्या में संलिप्त थे, इसीलिए इन लोगों को फांसी हो जाती है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में जो है गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया दोस्तों। गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और जयकर की मुख्य भूमिका रही थी। सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था, ये भी याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, उसने कहा था कि इरविन तथा गांधी जो है 2 महात्मा हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे दोस्तों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, ये भी हुआ, पहला भी वहीं हुआ, दूसरा भी वहाँ। यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुँचे। जहाज का नाम क्या था दोस्तों? तो SS राजपूताना। इस जहाज में गांधी जी के साथ महादेव देसाई जो उनके सचिव हुआ करते थे, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला तथा मीराबेन भी थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि महात्मा गांधी के साथ कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गया, तो याद रखेंगे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, इन सभी ने साथ में गया था दोस्तों। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू तथा भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर एनी बेसेंट ने भी भाग लिया। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू तथा भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि बनकर एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट दोस्तों।
इसमें मदन मोहन मालवीय जो है राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस भारत लौटे और कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी गोलमेज सम्मेलन से लौटने पर महात्मा गांधी बोलते हैं, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। ध्यान रहे, इस सम्मेलन के दौरान ही विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को सबसे पहले अर्धनग्न फकीर किसने किया था? तो विंस्टन चर्चिल, यही भाग लेने जा रहे थे दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ही फ्रैंक मॉरिस नामक पत्रकार ने अपने अखबार में यह हेडलाइन लिखी थी कि अर्धनग्न फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य बहुत ही अनोखा है। तो ये भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों एवं श्वेत पत्र, याद रखिएगा। यह गोलमेज सम्मेलन लंदन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, याद रखिएगा। इसमें कांग्रेस तथा इंग्लैंड के मजदूर दल ने भाग नहीं लिया। याद रखिए, कांग्रेस और इंग्लैंड के मजदूर दल ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी हुआ, जिसके आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बना। याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है किस गोलमेज सम्मेलन के आधार पर बना है? तो श्वेत पत्र जारी किया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, उसी के आधार पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। सांप्रदायिक परचाट और पूना समझौता। तो 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया तथा उसके नेताओं को बंदी बना लिया। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने, कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय है ये थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक घोषणा की, जिसे मैकडोनाल्ड निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांप्रदायिक पंचायत जो है दोस्तों घोषणा होती है 1932 में दोस्तों, याद रखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। इसके अनुसार जो है दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, इसमें दलितों को अलग कर दिया गया हिंदुओं से। ईसाई, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा श्रम, वाणिज्य, उद्योग, जमींदारों तथा विश्वविद्यालयों के लिए भी अलग अलग निर्वाचित घोषित किया गया दोस्तों। यानी कि जहाँ तक हो सका, जहाँ तक बांटा गया दोस्तों, याद रखिएगा। अंग्रेजों का रणनीति ही था दोस्तों, बांटो और शासन करो। निर्वाचकों को कुल मिलाकर 17 भागों में बांट दिया गया। भारतीय समाज में जितनी तरह के विभाजन संभव दिखाई दिए वह सभी पंचायत में करने का प्रयास किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया और यरवदा जेल में ही उन्होंने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन कर दिया, जिसमें उनका साथ NC रजा ने दिया। याद रखिएगा, NC रजा ने दिया। तो कौन जेल में दोस्तों? याद रखिएगा, यरवदा जेल। गांधी जी के अनुसार यह पंचायत दलितों को हिंदुओं से अलग करने का सरकार का षड्यंत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। इससे चिंतित होकर देश के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम दास बिरला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ अम्बेडकर भी पूना में इकट्ठे हुए। इन सभी नेताओं ने आपस में विचार विमर्श कर गांधी जी और अम्बेडकर की स्वीकृति से एक समझौता किया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पूना पैक्ट या पूना समझौता। यह समझौता जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ। इस समझौते के अंतर्गत विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 71 के स्थान पर 148 सीटें आरक्षित की गई। यानी कि जहां पर दलित वर्गों के लिए 71 स्थान था, वहां पर 148 सीटें आरक्षित की गई। इसी के साथ 18% स्थान दलित वर्गों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में सुनिश्चित किए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 71 की जगह पर 148 पूछ देता है, बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों।
कि जो है पूना समझौता के बाद जो है दलितों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी, 148 दोस्तों। पूना समझौता पर दलित वर्ग की ओर से बी आर अम्बेडकर ने और स्वर्ण जातियों की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को आरक्षण दिलाना था। तो ये भी देखिए दोस्तों कि पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना समझौता, उस पर सिग्नेचर कौन किया था, तो दलित वर्गों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर और स्वर्ण जातियों की ओर से यानी कि उच्च जातियों की ओर से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय दोस्तों। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाई लेवल वैल्यू के क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जामों के लिए। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो दोस्तों समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।